हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने एज मेडिकल पर। और आज हम बात करने वाले हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसका अदर नेम से अपन जानना चाहें तो उसको बोला जाता है टीबी। अब एवरेजन हम बात करें तो इंडिया के हर एक फैमिली के अंदर से अगर एवरेजन मिलाया जाए तो एक न एक पेशेंट जो है देखने को मिल जाता है। जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है लंग्स की या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसके अंदर जो ट्यूबर सेल्स जो होती है उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है या फिर वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये जो ट्यूबरक्लोसिस है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसका कोजिंग फैक्टर क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि मोस्ट जो है ऑल ऑफ ऑल 99% जो है इसी की वजह से पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। सो इट इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी या फिर इन्फेक्शियस डिजीज। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, कोजिंग बाय या फिर कोज्ड बाय किसकी वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कोज्ड होती है, और ये क्या है कि क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर सेल्स। इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ट्यूबर सेल्स का, किसके अंदर, अपने लंग्स के अंदर या फिर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर। जो कि ट्यूबर सेल्स जो होती है वो राउंड होती है और वाटरी आउटग्रोथ, और वो क्या करती है, आउटग्रोथ करती है, और उसके अंदर जो है वाटर का एक्यूमुलेशन होता है आउटसाइड की तरफ। और ट्यूबर सेल के साथ साथ ग्रेन्युलोमास इन लंग्स। ग्रेन्युलोमास जिस वर्ड का मीन है लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ट्यूबर सेल्स या फिर अदर सेल्स, जो कि क्या करती है, छोटे छोटे जैसे कि मान लो ऐसे ऐसे गुच्छों के रूप में पाई जाती है। और ये जो ग्रेन्यूल्स है यह अपने लंग्स के अंदर प्लस मेनिंजाइटिस, किडनी, लिम्फ नोड्स, इनके अंदर भी अपने को देखने को मिल जाती है, और वो एक अलग स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर भी अपने को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें कोजेज ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो मोस्ट जो चांसेज है 99% वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो है कि एक बैक्टीरिया उसके द्वारा। सेकेंड इज बाय एयर ड्रॉपलेट्स, जैसे कि स्नीचिंग हो गई, किसी भी प्रकार के एयर ड्रॉपलेट जो कि अपने को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर या फिर किसी बर्ड से ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर किसी वाटर या फिर किसी भी टाइप के इन्फेक्शियस जो भी एजेंट या कंटेंट है वहां से एयर ड्रॉपलेट के रूप में अगर कोई व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, या फिर जो व्यक्ति उसके संपर्क में आ रहा है, तो भी वो कोजिंग करेंगे किसको, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को। थर्ड इज बाय एक्सपोजर विथ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड टू प्रोलोंग एंड क्लोज फ्रीक्वेंट। इसका मीन्स अगर कोई व्यक्ति यानी कि जो पर्सन है वो क्या करे, रिलेटेड रहे किससे, इन्फेक्शियस से, प्रोलोंग एंड क्लोज फ्रीक्वेंट, या तो बहुत लंबे टाइम से या फिर जस्ट अभी हुआ है कोई भी इन्फेक्शन और उससे ठीक होने के तुरंत बाद ही अगर ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन आ रही है तो वो भी एक कंडीशन है कि जो प्रोलोंग हो गया या तो बहुत लंबे टाइम से, या फिर क्लोज फ्रीक्वेंट यानी कि एक्यूट या फिर जस्ट फ्यू लेटर ही अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेज है। नेक्स्ट अपन बात करें रिस्क फैक्टर के बारे में कि किस किस कारण से जो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी हो सकती है। फर्स्ट, माल न्यूट्रिशन मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सप्लीमेंट्स है अपने को सही अमाउंट में नहीं मिल पा रहे हो, जैसे कि किसी की डेफिशिएंसी हुई हो या फिर किसी की एक्सेसिव अमाउंट के अंदर अपने को इनटेक मिला हो। नेक्स्ट, एक्सेसिव एल्कोहल एडिक्शन, कोई व्यक्ति जो है वो एल्कोहल का क्या कर रहा है, ज्यादा मात्रा में यूजेज कर रहा है या फिर उसका एडिक्टेड है कि उसको चाहिए तो वो चाहिए ही। नेक्स्ट, एड्स, जो एड्स या HIV पेशेंट है उनकी क्या होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो सप्रेस रहता है,
नेक्स्ट पुअर हेल्थ, अगर कोई भी व्यक्ति है उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो पुअर है, वो अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या फिर जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उनके वो संपर्क आने में रोक नहीं पा रहा हो। नेक्स्ट स्मोकिंग, जो व्यक्ति लॉन्गेस्ट टाइम तक स्मोकिंग करते हैं या फिर किसी भी टाइप की स्मोकिंग हो गई, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, चाहे व्यक्ति खुद सिगरेट नहीं पी रहा हो या खुद बीड़ी नहीं पी रहा हो, लेकिन वो किसी दूसरे सिगरेट या बीड़ी पीने वाले के अगर संपर्क में भी आता है तो भी उतना ही चांसेज, यानी कि उससे ज़्यादा ही चांसेज होंगे जो व्यक्ति खुद नहीं पी रहा लेकिन दूसरे के पीने वाले के संपर्क में वो आ रहा है, तो भी उसके अंदर क्या है, ट्यूबरक्लोसिस या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज होने के जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है जो इन्फेंट्स हैं और चिल्ड्रंस हैं 5 ईयर के एज के अंदर, अगर वो किसी भी एजेंट या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर कोई भी क्लाइंट जो कि ट्यूबरक्लोसिस से अगर पीड़ित है उसके संपर्क में आएंगे तो उनको भी रिस्क फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, क्या क्या साइन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होने वाले पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के। तो चलो बात करते हैं। फर्स्ट इन्फ्लामेटरी टीबी के अंदर पेशेंट जो है फ्री फ्रॉम सिम्टम इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ के अर्ली स्टेज में अगर किसी व्यक्ति को अगर टीबी हो रही है तो उसके अर्ली स्टेज में, मतलब कि शुरुआती स्टेज में उसके अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। फिर जो अर्ली स्टेज है उससे लेट स्टेज, मतलब कि उसके कुछ टाइम बाद अपने को क्या है वो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। इन लेटर स्टेज सम सिम्टम्स आर फाइंड आउट, मीन्स कि कुछ टाइम बाद में ये जो सिम्टम्स हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे कि फटीग, थकान हो गई, एनोरेक्सिया, लो ग्रेड फीवर जो है वो लो ग्रेड के अंदर व्यक्ति को रेगुलरली मिल सकता है। नेक्स्ट मेलेज, मतलब बेचैनी होना, वेट लॉस होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स के अंदर उनके अंदर जो टाइम पीरियड है उसके अंदर इरेगुलर आना, मतलब कि अल्ट्रेशन आना, कि किसी के टाइम पे आ रहा आना, किसी के टाइम से पहले या फिर किसी के टाइम के बाद। नेक्स्ट है चेस्ट पेन होना और हिमियोप्टाइसिस का मीन्स होता है ब्लड इन कफ और कफ आउट होना। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो कि लेटर स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं। अर्ली स्टेज में तो कुछ साइन नहीं होते, लेकिन जो लेटर स्टेज है उसके अंदर अपने को ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इन एक्यूट फेज ऑफ टीबी, मतलब कि टीबी की जो एक्यूट फेज है उसके अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। हाई फीवर जो है लो ग्रेड से हाई फीवर हो जाएगा, चिल्स उसको कपकपी या ठंड लगने लगेगी, प्लूराइटिक पेन यानी कि लंग्स के अंदर उसको पेन होएगा, एंड प्रोडक्शन ऑफ कफ का प्रोडक्शन होने लगेगा। तो ये जो साइन सिम्टम है ये एक्यूट फेज के अंदर आते हैं, और जो लो ग्रेड फीवर्स वगैरह जो थे वो लेट स्टेज के अंदर आएंगे, और जो टीबी है उसकी जो शुरुआत स्टेज होती है उसके अंदर इसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट अपन बात करें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टीबी कि टीबी की कौन कौन सी स्टेजेज होती है जिसके कारण जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो टीबी कोज करता है। तो फर्स्ट चीज है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई है वो बैक्टीरिया इनहेल करेगा कोई भी पर्सन या जो पेशेंट या क्लाइंट है, वो जो माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई है वो ट्रांसमिट होएगा एयरवे के थ्रू एल्वियोलाई के अंदर। अब जो एल्वियोलाई है वहां पे उसको ग्रोथ कल्चर मिल जाएगा जिसके अंदर वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद वो जो बैक्टीरिया है वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वो क्या होगा, ट्रांसमिट होएगा किसके अंदर, जो बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर, लेकिन उसके बीच में ही इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। अब जो फेगोसाइटोसिस है जो कि ब्लड की सेल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो कि बैक्टीरिया या जो फॉरेन बॉडीज है उनका इनगल्फ करती है, यानी कि उनका भक्षण करती है। तो वो क्या करेगी,
बहुत सारी जो बैक्टीरिया सेल थी, कौन सी, माइक्रोबैक्टीरियम वाली, उसको क्या करेगी, इनगल्फ करेगी, यानी कि भक्षण करेगी। जो टीबी लिम्फोसाइट बेसिलाई है, जो भी सेल्स अब ट्यूबरकुलोसिस से क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई, वो क्या होगी, स्प्रेड इन नॉर्मल टिश्यू, वो नॉर्मल टिश्यू के अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगी या फिर वहां पे पहुंच जाएगी। वहां पे पहुंचने के बाद में एक्युमुलेशन ऑफ एक्सुडेट इन एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई है उसके अंदर क्या होगा, उसका जमाव होएगा और वो क्या करेगी, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कोज करेगी। एक्सुडेट का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ इन ए सेल। एंड नेक्स्ट ब्रोंको न्यूमोनिया, वो कोज करेगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर न्यूमोनिया, मतलब जो एयरवे है या एयर स्पेसेज है उनके अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन करेगी, और जो कि रिस्क फैक्टर बढ़ाता है किसका, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का। और ये इसकी कुछ स्टेजेस थी जिनके अंदर अपन ने देखा कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो ट्रांसमिट हुआ एयरवे के द्वारा एल्वियोलाई के अंदर, और वहां जाके उसने मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन के बाद में वो लिम्फेटिक सिस्टम या फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो क्या आ गया, अपने बॉडी ऑर्गन्स के अंदर या बॉडी सिस्टम के अंदर। लेकिन वहां तक पहुंचने के अंदर अपना जो इम्यून सिस्टम है उसने रेस्पॉन्स किया, और जो फेगोसाइटोसिस थी, सेल्स वगैरह ब्लड की, जो क्या करी, इनगल्फ करी जो बैक्टीरियल सेल थी उनको। अब जो बैक्टीरियल सेल थी उन्होंने भी तो जो ब्लड सेल थी उनको इन्फेक्टेड किया। अब जो इन्फेक्टेड ब्लड सेल थी वो क्या हो गई, स्प्रेड हो गई किसके अंदर, नॉर्मल टिश्यूज के अंदर। अब नॉर्मल टिश्यूज के अंदर जाने के बाद में एक्युमुलेशन ऑफ एक्सुडेट इन एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई है उसके अंदर वो क्या करी, इन्फ्लामेशन कोज करी, जिनकी वजह से क्या हुआ, ब्रोंको न्यूमोनिया, और जो कि कोज करता है या फिर कोजिंग फैक्टर है ट्यूबरकुलोसिस का। नेक्स्ट हम लोग बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जिनकी वजह से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये टीबी से पीड़ित एक व्यक्ति है या फिर क्लाइंट जो है वो इन्फेक्शियस है, किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मलिटी जो है दिख रही है या नहीं दिख रही। नेक्स्ट जो है चेस्ट एक्सरे, हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे जो कि डिटेक्ट करता है ट्यूबर सेल्स को और ग्रेन्यूल्स को। नेक्स्ट स्पुटम कल्चर, हम लोग स्पुटम कल्चर करवाएंगे जिसके अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो डिटेक्ट हो सके या नहीं हो सके, और हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये कंफर्मेशन कर सके कि वो जो क्लाइंट है वो इन्फेक्शियस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। नेक्स्ट है मॉन्टेक्स टेस्ट, जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो जो है कंफर्मेटरी टेस्ट भी कहलाता है टीबी के लिए। इसके अंदर डिटेक्शन होता है कि जो व्यक्ति है, क्लाइंट है, वो इन्फेक्शियस है किससे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। इसके अंदर आईडी जो है इंजेक्ट किया जाता है ट्यूबरकल एजेंट, और जिससे कि वो जो व्यक्ति है उसके किसी भी टाइप की जो है सेंसिटिव रिएक्शन होती है, जैसे कि रैशेज हो गई, इचिंग हो गई, या फिर किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी या फिर वहाँ पे देखने को मिलती है एडिमा जैसे, तो वो कंफर्मिटी कर देगा कि जो व्यक्ति है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्शियस है और उसके टीबी हो चुकी है। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट, हम लोग ब्लड कल्चर करवाएंगे जिसके अंदर WBC रेट और ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटिव रेट जो है एनालिसिस करेंगे। WBC इसलिए क्योंकि वहां पे हमने देखा था पैथोफिजियोलॉजी में कि जो ट्यूबर सेल्स है उनका भक्षण करती है कौन, जो फेगोसाइटोसिस है वो। तो अगर फेगोसाइटोसिस होगा तो WBC की रेट इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट की, कि हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं टीबी पेशेंट को, जिससे कि वो जो इन्फेक्शन है वो डिक्रीज हो सके और पेशेंट की हेल्थ में रिकवरी हो। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट जो है वह है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो है हम मेडिसिन की सहायता से अपन ट्रीट करेंगे कोई भी क्लाइंट है उसको, और उसकी हेल्थ के अंदर रिकवरी लाएंगे। तो बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड एंटीमाइक्रोबियल आर यूज्ड। तो इसके अंदर हम यूजेज लेंगे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है या फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग है।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो वर्ड है उसका मीन होता है जो अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया, जो किसी भी टाइप के कोई भी बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, तो उन बैक्टीरिया की जो प्रजाति है तो अपने को डिटरमाइन नहीं कर रहा है कि वो बैक्टीरिया जो है वो यही है। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया के लिए जो मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक या फिर एंटीमाइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं वो यूजेज में आती है, तो हम लोग टीबी के अंदर भी उन मेडिसिन का यूज करेंगे। जो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल जो ड्रग्स है वो क्लासिफाइड की गई है 2 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट इज प्राइमरी एजेंट, सेकंड इज सेकेंडरी एजेंट। तो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एजेंट। तो प्राइमरी एजेंट कब व्यक्ति को कब दिया जाएगा? दीज एजेंट आर स्टार्ट टिल रिपोर्ट ऑफ सेल। यहां पे रिपोर्ट ऑफ सेल से मीन्स है जो ट्यूबर सेल थी उससे, एंड जो सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ पेशेंट है, जो भी मोन्टेक्स टेस्ट के बाद में कंफर्मिटी होने के बाद में किसी भी टाइप की सेंसिटिविटी अगर व्यक्ति के अंदर देखने को मिली है तो उसके बाद में अपने को ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी, जो कि डॉक्टर करेगा। अपना काम क्या है कि उसको एडमिनिस्ट्रेट करवाएं। तो जो मेडिसिन है वो है रिफाम्पिसिन, सेकंड आइसोनियाजिड, थर्ड इथाम्बुटोल, फोर्थ इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिफ्थ इज पायराजिनामाइड। एंड सेकंड एजेंट जो है, अगर ये ड्रग एजेंट अगर किसी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं और रिलीफ नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या करेंगे? सेकेंडरी एजेंट का यूजेज लेंगे। तो जिसमें से है केप्रामाइसिन, केनामाइसिन, PASA, जिसको फुल फॉर्म है पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड। नेक्स्ट है साइक्लोसेरिन। ये कुछ मेडिसिन थी जिनके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, जो टीबी है उससे जो इन्फेक्शियस पेशेंट है या क्लाइंट है उसको हम रिलीफ दिला सकते हैं और उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है उसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो जो ट्यूबरक्लोसिस से जो इन्फेक्शियस पेशेंट है उसकी कोई भी स्पेसिफिक सर्जरी नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की, जिसके अंदर टीच एंड एनकरेज गुड हैंड वॉशिंग। जिसके अंदर ये कहना चाहते हैं जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, जो नर्स है वो क्या है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है हॉस्पिटल के अंदर, जो कि क्या करती है, प्रॉपर सपोर्ट करती है पेशेंट को और डील करती है पेशेंट के साथ। और जो पेशेंट है वो किसी भी टाइप की जो गंभीर परिस्थिति के अंदर जो गुजर रहा है उससे उसको बाहर निकालने के अंदर या फिर जो उसकी कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के अंदर। तो इसके अंदर जो पेशेंट है उसके साथ किस प्रकार से डील करनी है वो इस प्रकार है, टीच एंड एनकरेज गुड हैंड वॉशिंग। जो पेशेंट है या फिर पेशेंट के अटेंडर है उनको क्या करना है, गुड हैंड वॉशिंग के बारे में अपने को बताना है कि किस तरीके से वो गुड हैंड वॉशिंग कर सकते हैं और वो किस लिए, क्योंकि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो क्लाइंट से जो अटेंडर है उन तक भी ट्रांसमिट हो सकता है बाय द टचिंग के द्वारा। एंड टू रेड्यूस नोजोकोमियल इन्फेक्शंस या फिर नोजोकोमियल रिस्क फैक्टर, जिसकी वजह से हैंड वॉशिंग जो करेंगे उसकी वजह से हम जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उससे भी बचा जा सकता है। यानी कि जो क्लाइंट से जो अटेंडर है उनके अंदर और जो नर्सिंग स्टाफ है उनके अंदर ट्रांसमिट होने से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड रब बाय केयर गिवर। जो केयर गिवर यानी कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो क्या करे, एल्कोहल बेस्ड ही जो हैंड वॉशिंग है उसका यूजेज करें, जिससे कि जो माइक्रोबियल एजेंट है वो ग्रो नहीं कर सके, वो सप्रेस्ड हो जाएं या फिर डेथ हो जाएं। नेक्स्ट मेंटेन स्टेराइल सक्शनिंग टेक्निक। जो सक्शनिंग टेक्निक है वो भी एक स्टेराइल मास्क के द्वारा या फिर स्टेराइल प्रोसेसिंग के द्वारा ही जो है क्लाइंट को प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट मेंटेन और लिमिट विजिटर। जो भी विजिटर है यानी कि जो क्लाइंट है और क्लाइंट के जो भी अटेंडर है उनकी लिमिटेशन जो है वो मेंटेन की जाए कि क्लाइंट से जितने कम हो सके उतने विजिटर ही उससे मिल पाए, ताकि जो रिस्क है इन्फेक्शन का जो कि बच सके। नेक्स्ट मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन। यानी कि जो क्लाइंट है जो कि किसी भी डिजीज कंडीशन के अंदर अगर जा रहा है, यानी कि जैसे कि टीबी के अंदर, तो उसको एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जो वाटर लिमिटेशन है वो उसको प्रोवाइड करवाई जा सके।
एंड न्यूट्रिशन टू इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज। और जो न्यूट्रिशन है वो भी एक अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस पावर को बनाए रखने के अंदर, तो वो भी क्या कर सके कि इम्प्रूव कर सके। इसलिए न्यूट्रिशनल लेवल के अंदर जो भी डाइट प्लान चार्ट है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जो कि कोई भी इन्फेक्शन है उसके रिस्क फैक्टर को वो क्या कर सके, डाउन कर सके, और जो क्लाइंट की हेल्थ कंडीशन है उसको वो इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट, प्रोवाइड कवर्ड कंटेनर फॉर स्पुटम। जो कंटेनर है जिसके अंदर कफ रिफ्लेक्स कर रहा है जो क्लाइंट, उस जो कंटेनर है उसको कवर्ड किया जाना चाहिए। एंड रिप्लेस देम फ्रीक्वेंटली टू एलिमिनेट स्मेल फ्रॉम पेशेंट एनवायरमेंट एंड रिड्यूस नोजिया। जो क्लाइंट है जो कंटेनर के अंदर वो एक्सपेल आउट कर रहा है जो स्पुटम को, उसको फ्रीक्वेंटली कुछ टाइम के बाद में उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की उसको बैड स्मेल, इरिटेंट या फिर जो उसको नोजिया हो रही है उससे वो बच सके। नेक्स्ट, वी शुड एनकरेज और टीच अबाउट फ्रीक्वेंटली ओरल केयर। और जो क्लाइंट है उसको सिखाना चाहिए कि जो ओरल केयर है वो उसके लिए कितनी अहम जो भूमिका है वो निभाता है, क्योंकि वो कफ रिफ्लेक्स करेगा तो जो माइक्रोबियल एजेंट है वो उसके माउथ के अंदर आ जाएगा, और जब कोई भी अटेंडर उससे बात करने आएगा तो वो ट्रांसमिट हो सकता है ड्रॉपलेट के द्वारा या फिर इनहेलेशन के द्वारा। तो उससे प्रिवेंट के लिए ओरल हाइजीन या फिर ओरल केयर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, नर्स शुड बी एनकरेज द पेशेंट एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्वेश्चन एंड आंसर देम हॉनेस्टली। जो नर्स है और जो क्लाइंट है उनके बीच में IPR मेंटेनेंस जो है वो हाईली होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर क्लाइंट को है तो वो नर्स उसको सॉल्यूशन कर सके बिल्कुल क्लियरली, ताकि जो भी कोई भी झिझक उसके अंदर है क्लाइंट के अंदर तो वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। कई बार का कि कोई भी इन्फेक्शन के अंदर अगर क्लाइंट ये चाहता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई इस वजह से मैं बच नहीं पाऊंगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो नर्स है वो उसे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, या फिर तुझे इस बीमारी से कुछ खतरा नहीं है, तुम प्रॉपर ट्रीटमेंट लो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर ये प्रोवाइड करवाया जाए साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो क्लाइंट की आधी से ज़्यादा जो बीमारी है उसमें और उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि एक अहम भूमिका रहती है नर्सेज की।